नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। और जैसा इस कार्यक्रम का नाम है, हम आप सभी को, ख़ासतौर से उन आकांक्षी युवाओं को बहुत शुभकामनाएं देते हैं जो अखिल भारतीय सेवा, राज्य प्रशासनिक, पुलिस सेवा या फिर पीएससी और स्टेट पीएससी के ज़रिए, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के ज़रिए अपने एक स्वर्णिम भविष्य के लिए, एक बेहतरीन भविष्य के लिए, प्रोफेशनल करियर के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जैसा होता है, संस्कृत का जैसा एक श्लोक हमें ये बताता है कि सिर्फ सोचने से ही जो शेर है उसके पास हिरण नहीं पहुंच सकता है। स्वप्न देखने से ही ये संभव नहीं है। स्वप्न देखना पहली सीढ़ी हो सकता है, लेकिन इसके बाद अपने ख्वाबों की ताबीर में रंग भरने के लिए अपना सब कुछ झोंकना पड़ता है। तो आज हमारे साथ जो युवा कोच, मैं उनको कहूँगा क्योंकि उनका पैशन है, उनका जज्बा है, उनका शौक़ है कि मध्य प्रदेश के युवा और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय नक्शे पर अखिल भारतीय सेवाओं के एक बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के तौर पर उभरे और यहाँ से बड़ी संख्या में युवा शक्ति इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ बढ़े और सफल हो। तो मुलाकात करिए, लक्ष्मी शरण मिश्र जी मेरे साथ हैं जो बहुत सारे सैकड़ों युवाओं के मार्गदर्शक हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना दायित्व निभा रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं सर। थैंक यू सर। सबसे पहले सर, पहले एपिसोड में हमने जब आपसे बात की थी तो हमने ये समझने की कोशिश की थी कि युवा क्या गलती करता है जब वो इसको चुनता है, और दूसरा उसका बैकग्राउंड किस तरह से उसके लिए मददगार होता है और किस तरह से उसके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। उसका स्कूलिंग, उसका कॉलेज, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे टियर 2, टियर 3 छोटे कस्बे, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो युवा हैं वो बड़ी संख्या में अखिल भारतीय और राज्य स्टेट पीएससी की तरफ आ रहे हैं। आपने निर्णय तो कर लिया, आ गए आप यहाँ, आपने उस क्लब को ज्वाइन करने का इरादा दर्शा दिया जो बहुत ही बेहतरीन क्लब है। लेकिन अब आप अपने को करेक्ट करने की तरफ बढ़ें तो क्या क्या पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप क्या होगा? आपने डिसीजन ले लिया, अपनी गलतियां भी समझ में आ गई, अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, हिस्ट्री अच्छी नहीं है, जैसा सोच रहा हूँ वैसा बोल नहीं पाता, जहाँ मैं कोचिंग के लिए जा भी रहा हूँ वहाँ मैं सवाल नहीं कर पाता। तो अब आपने अपनी चीज़ों को समझ लिया, अब आप अपने को करेक्ट कैसे करते चले? देखिए, सिविल सर्विसेज को अगर हम देखें तो 2-3 चीज़ें बहुत बड़ी सच्चाई है। पहली सच्चाई तो यह है कि इसमें आपके ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के कारण, आपके हिंदी मीडियम से होने के कारण, आपके स्कूल ख़राब होने के कारण आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता। आप सेलेक्ट तब होते हैं जब आप उनको हराते हैं जो सबसे अच्छे स्कूल, सबसे अच्छे कॉलेज में ग्रूम हुए हैं, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, जिनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है। हमें उनको हराना है। और एक ही नियम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जब तक वो हारेगा नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं, क्योंकि सब लोग सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात। अब महत्वपूर्ण यह है कि वो आपसे बहुत बढ़त ले चुका है। अब जब आपसे बहुत बढ़त ले चुका है, आप 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, अच्छे कॉलेज की ग्रूमिंग, इन सब में आप अगर उससे पीछे रह गए हैं और अब आप उसको हराना चाहते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों की भरपाई करनी पड़ेगी जो आपने पहले नहीं की। जो चीज़ें तो आपको वो सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो 10th के टॉपर को सीखनी थी, 12th के टॉपर को सीखनी थी, जो एक अच्छे कॉलेज में बच्चे को सीखनी थी। आपके पास काम काफ़ी ज़्यादा है और आपके पास वक्त कम होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आप अधिक से अधिक 2 या 3 साल ही बहुत मोटिवेट रहते हैं। 2-3 साल के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो मैं कहूँगा पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो ये मानिए कि आपको कोई रिजर्वेशन, आपको कोई विशेष वो नहीं मिलने वाला है, प्रिविलेज नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू कॉम्पीट, आपको उनसे बेटर होना है। अब उनसे बेटर होने के तरीके क्या हो सकते हैं? ये बात सही है कि ये एक रेस है, उनसे बेटर होना है, पर ये बहुत जनरलाइज रेस नहीं है। ये व्यक्तित्व की परीक्षा है और यही आपके पास बढ़त का मौका है। ये व्यक्तित्व की परीक्षा है। बहुत गलत नोशन है कि हम पढ़ करके यूपीएससी क्रैक करते हैं। यूपीएससी कोई पढ़ाई से क्रैक नहीं करता। यूपीएससी या सिविल सर्वेंट की एक पर्सनालिटी होती है जो आप में चेक की जाती है। हो सकता है कि आपका ग्रूमिंग बहुत अच्छी ना हुई हो, आपने पढ़ाई बहुत अच्छी ना की हो, लेकिन आप पहले दिन से ये सोचिए, मैं अगर एक दर्जी बनना चाहता हूँ तो मैं एक दर्जी का स्किल सेट सीखता हूँ।
मैं अगर एक मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ तो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट की पर्सनालिटी, उसके सोचने का तरीका, उसके बातचीत करने का तरीका सोचने लगता हूँ। मुझे अगर सिविल सेवा में जाना है तो पहले दिन से उस व्यक्तित्व को अपने अंदर विकसित करना शुरू कर दीजिए। मतलब एक सिविल सेवक में क्या गुण होने चाहिए, वो अपने आसपास की चीज़ों के प्रति बहुत जागरूक होता है, वो बहुत आशावादी होता है। ऐसे समय जब सब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, कोविड के टाइम पे सब घरों में बंद हो गए थे, तब वो घर में बंद नहीं हुए, वो रास्ता निकाल रहे थे। ऑक्सीजन सप्लाईज के लिए लोग हाथ खड़े कर रहे थे, तब वो तरीके ढूंढ रहे थे। तो आपको वो व्यक्तित्व अपने भीतर विकसित करना शुरू कर देना होता है। तो मैं कहूँगा स्टेप 1, आप जो बनना चाहते हैं उस व्यक्तित्व के ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए, जिसके लिए बैकग्राउंड या दूसरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आईएएस की तरह सोचना, आईएएस की तरह रहना, आईएएस की तरह पढ़ना, आईएएस की तरह विचार करना, आईएएस की तरह एक्सप्रेस करना पहले से सोच लीजिए, आपका काम 90% आसान हो जाता है जी। दूसरा पार्ट होता है तैयारी का, जो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के पास बढ़त होती है जो बड़े शहरों में पढ़े हैं, और जो लोग छोटी जगह से आ रहे हैं उनके पास कई विकल्प होते हैं। वो बड़े शहरों में आके भी कोचिंग क्लासेस या दूसरे माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। वो आजकल अपने शहरों में रह करके, अपने गांव में रह करके भी उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, और देखिए ये बहुत अलग थॉट मुझे लगा है कि पढ़ाई का अपना महत्व जो है वो बिल्कुल ठीक है, पढ़ाई का अपना महत्व होगा ही, लेकिन अगर आप जिस भी करियर में जाना चाहते हैं, मैं इसको यहाँ सिर्फ अखिल भारतीय सेवा से नहीं जोड़ूंगा, अगर आप क्रिकेटर होना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको विराट कोहली से नीचे नहीं सोचना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा थॉट मुझे लगा, और आपको उस कायांतरण करना पड़ेगा, एक मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस होती है आपको उसमें जाना पड़ेगा कि आप महसूस तो करें। सच बात है कि इस समय मैं क्या करता, बाढ़ आई हुई है, सब तरफ बंद है, तो मैं क्या सोचता, और फिलहाल इस ट्रैफिक को आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या बाईपास चुनता। जैसा सर हमने पहले भी इस पर काफ़ी सोचा ठिठक के कि आखिर वो शुरुआत करे तो कैसे करे। एक तो आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि आप सोचना शुरू करिए। दूसरा, जाहिर तौर पर अपनी कमज़ोरियों के बारे में मत सोचिए, आप अपनी खूबियों पर सोचना शुरू करिए, जो एक पॉजिटिव नोट होता है, हमेशा एक बहुत बेहतरीन बात होती है। अब यहाँ पर बात आती है स्टडी मटेरियल और गाइडेंस की। यहाँ उसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए? अगर वो मान लीजिए तन्हा है, कहीं ऐसी जगह नहीं है उसके पास, एकदम से उसे कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं हो रहा है, लेकिन वो अटेम्प्ट लेना चाहता है, तो कैसे शुरुआत करें? सर, सिविल सर्विसेज में मुझे लगता है कि जो पहली बड़ी ज़रूरत होती है वो ये होती है कि आपको पता हो कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है और किस अप्रोच से पूछा जाता है। 90% बच्चे तो यही नहीं समझ पाते, 2-3 साल की तैयारी कर लेते हैं, और मुझे लगता है इसके लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आजकल यूट्यूब पे बहुत लोग समझाते हैं, पर वो उनका परसेप्शन होता है। मेरा मानना यह है कि आजकल इंटरनेट के ज़माने में यूपीएससी का सिलेबस ईजिली एक क्लिक पे आपको मिल जाता है। आपको पिछले यूपीएससी के पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको आसानी से मिल जाते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आपका सबसे बड़ा मेंटर है, सबसे बड़ा गाइड है, और आपकी 90% फालतू की मेहनत को बचा सकता है, तो वो ये है कि जिस दिन आप सोचिए उस दिन आप यूपीएससी का सिलेबस उठाइए। आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पर आपको पता होगा कि आपको इसके इधर उधर नहीं जाना है, तो आप सिलेबस उठाइए, आपकी 90% फालतू की मेहनत बच गई। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए। क्वेश्चन पेपर आपसे कुछ नहीं बनना है, आप किसी भी क्लास में, मुझे नहीं पता, पर आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, पूरा दिमाग लगा कर उसे सॉल्व करिए। नहीं बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या नहीं आता है, जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको गैप एरिया पता चल जाएगा। अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो फिर जो गैप एरिया है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अब गैप एरिया पर काम करने की ज़रूरत का मतलब ये हुआ कि कुछ विषय हैं जो आपने नहीं पढ़े, जो आपको पढ़ना है, तो आपको वो विषय पढ़ना कैसे है, इसके बारे में बात की जा सकती है। दूसरा, मैंने विषय पढ़ तो लिए, पर मुझे केवल पढ़ के छोड़ देना है या उन्हें समझना है, या समझने के बाद क्या उस पर मुझे अपने ओपिनियन क्रिएट करना है, क्या मुझे उन ओपिनियन को कहीं लिख के देखना है, क्या मैं उसे एक्सप्रेस करना भी सीखूं या ना सीखूं। ये आपको पुराने पेपर सब कुछ बता देते हैं जी। तो शुरुआत तो सर यही है कि जिस दिन हम सोचें कि हमें यूपीएससी देना है, उस दिन यूपीएससी का सिलेबस उठाइए, पिछले 2-3 साल के पेपर उठाइए, प्रीलिम्स और मेंस के। कुछ ना भी बने तो भी पेपर्स के साथ 2-4 घंटे बिताइए, और आप समझ जाएंगे कि आप कहाँ हैं, पेपर कहाँ हैं। बेसिकली 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं प्रतियोगी परीक्षा में। एक होता है प्रतियोगी परीक्षा का लेवल मतलब उसका सिलेबस, उसके क्वेश्चंस का लेवल। दूसरा होता है आपका लेवल कि आप कहाँ पर हैं, और तीसरा होता है कि आपका कॉम्पिटिटर जो आप जैसी ही कोशिश कर रहा है आपसे आगे निकलने की। बस ये 3
चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कॉम्पिटिटर के बारे में सोच के असुरक्षा पैदा करना भी उचित नहीं होगा। तो आप उसको दिमाग में रखिए, लेकिन उससे डरिए मत, और ये मानिए कि आप भी बहुत मजबूत प्रतिस्पर्धी हैं, जो होते ही हैं, और आप लड़ेंगे। लेकिन अगर पहले जीत हार में, जैसा हमारे यहाँ गीता कहती है कि कर्म की चिंता या कर्म का थॉट रख के कर्म करना ठीक नहीं होता है, और वो मुश्किल में डालता है। कर्म करना हम सबका दायित्व है, लेकिन उसकी फलाशक्ति की तरफ बढ़ जाना एकदम से कि नतीजा अच्छा होगा ही या नहीं होगा, ये हमें परेशान करता है। सर, आप बच्चों के साथ लगातार आपका इंटरेक्शन है, आपने कई नए रिवोल्यूशनरी चीज़ें भी बच्चों के साथ देखी हैं, युवाओं के साथ देखी हैं। आप कहाँ कॉमन, आप क्या चीज़ें पाते हैं जिनसे इनको बचना चाहिए? जब इन्होंने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है, जब आप बच्चों के एक बड़े समूह से, युवाओं के आप रूबरू होते हैं, इंटरेक्ट किया आपने, तो बतौर एक बहुत ही अलग तरह के एक शिक्षक के नाते, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक शिक्षक एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है जी, वो एक मनोचिकित्सक भी होता है। वो समझता है ये ग्रंथि है, ये हीन भावना है, ये कुछ अटका है मन में, ये गुबार इसका निकलना है। तो क्या आप पाते हैं जो 100% बच्चे आपके पास कई बार करियर गाइडेंस के लिए आते हैं, उनमें से आप कितने प्रतिशत बच्चों को आप देखते हैं कि जो किन्हीं न किन्हीं बाधाओं के साथ आपके पास आते हैं? सर, दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो गलतियां जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, पहले मैं उस पर बात करूंगा। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये है कि हमें सही कारण पता नहीं होता है कि हमें सिविल सर्विसेज में क्यों आना है। हम इसे एक सरकारी सुरक्षित नौकरी जिसमें थोड़े से अधिकार मिल जाते हैं, थोड़ी सी लाल बत्ती, वो तो खैर आजकल नहीं है, तो हमको लगता है कि लोग हमारे हुक्म मानेंगे, हमारी बड़ी इज्जत हो जाएगी, इसलिए हम सिविल सर्विसेज में आते हैं। जबकि सिविल सर्विसेज ऐसी बिल्कुल नहीं है। सिविल सर्विसेज में उसे आना चाहिए जो समाज सेवा के लिए बना हो, जिसे लगता हो कि उसे अपनी ज़िंदगी को किनारे रख करके समाज में कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है, उसका कुछ भी भला किया जा सकता है, तो मैं उसके लिए पागलपन हूँ मेरे अंदर। अगर आपके अंदर अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का पागलपन नहीं है, तो आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं। मार्क माय वर्ड, आप कभी सेलेक्ट भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप गलत रीजन से आ रहे हैं। दूसरा, हम इस परीक्षा को एक्चुअली कंटेंट की परीक्षा मान के आते हैं कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस पढ़ लेनी है, तो पढ़ लेना है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिलेबस की परीक्षा ही नहीं है। सिलेबस इसमें बहुत छोटी सी भूमिका निभाता है। ये आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है। ये पहले ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी अवेयरनेस कितनी है, आपकी क्यूरियोसिटी कितनी है, आप कितने जागरूक हैं अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, आप किसी चीज़ को कॉम्प्रिहेंशन कितने अच्छे से करते हैं, मतलब किसी चीज़ को देखते, पढ़ते, सुनते हैं तो कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। फिर किसी विषय पर आपके विचार कितनी जल्दी बनते हैं, आप कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं, मतलब कितनी जल्दी आप किसी चीज़ का समाधान निकाल लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि आप जो चीज़ सोचते हैं उसे कितने लॉजिकली लोगों को बता पाते हैं, लोगों को कन्वे कर पाते हैं, लोगों को कन्विंस कर पाते हैं कि वो आपकी बात को मान लें। तो पहली बड़ी गलती कि हम इसे गलत समझ करके आ जाते हैं, ये वो बिल्कुल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। दूसरा, ये बिल्कुल सिलेबस की परीक्षा नहीं है। इसमें आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है और कई चीज़ों का परीक्षण किया जाता है, हमें उसको ध्यान देना चाहिए। तीसरा, हमको लगता है कि ये एक काम है, सिविल सर्विसेज काम नहीं है। आप 10 साल पूरे 24 घंटे पढ़िए, आप सेलेक्ट नहीं होंगे अगर आपके अंदर जुनून नहीं है। ये जुनून है, ये काम नहीं है। जो काम करके करते हैं, काम करके पढ़ाई करते हैं, वो घंटे गिनते हैं, और जो घंटे गिन करके पढ़ता है वो कभी यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें जुनून चाहिए। तैयारी, जुनून का मतलब ये होता है कि अगर आपको कहीं भी 10 मिनट का भी वक्त मिला या 2 मिनट का वक्त मिला तो आप पढ़ना शुरू कर दें। आपको जानने की, चीज़ों को समझने का पागलपन आपके अंदर होना चाहिए। तो लोग जुनून की बजाय इसे काम समझ लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ लोग समझते हैं इतना करने से सिलेक्शन हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी में वो सेलेक्ट होता है जो 101% करता है। मतलब आपको जो लगता है, आजकल लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री, पूरे के पूरे टीचर, नोट्स, टेस्ट सीरीज आपके शॉर्टकट के लिए बनी हुई हैं। हमको लगता है कितना कम पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब आपका कॉम्पिटिटर इस चीज़ में लगा हुआ है कि वो कितना ज़्यादा पढ़ ले, तो आप कम से कम पढ़ करके कैसे सेलेक्ट हो जाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लोग सेलेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बहुत जनरलाइज वे में तैयारी करते हैं। मतलब वो वही पढ़ते हैं जो दूसरा पढ़ रहा है, वहीं से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसी वेबसाइट से जो दूसरा वेबसाइट से, जो दूसरे लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं, वही टेस्ट दे रहे हैं जो दूसरे लोग दे रहे हैं। तो वो वहीं जाके रुक जाते हैं जहाँ दूसरे लोग रुके हुए हैं। मतलब जो क्वेश्चन लोगों के सही वो आपके सही, जो क्वेश्चन उनके गलत वो आपके गलत। तो मैं ये कहूँगा कि कभी भी जनरलाइज वे में तैयारी मत करिए। आपके पास अपना कुछ होना चाहिए जो बाकी कॉम्पिटिटर से आपको 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा सही करवाते, तभी आप सेलेक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जब
आप ये बात समझा रहे थे हमें, जी जो एक थॉट मेरे दिमाग में चल रहा था कि किसी क्रिकेटर ने 3 छक्के लगाए और फिर अपने बीसीसीआई के पास पहुंच गया कि भाई साहब 3 छक्के मारे, एक मिड ऑफ पर, एक मिड ऑन पर, पैसे चाहिए, बढ़ाओ इंक्रीमेंट हमारा। ये पैशन नहीं है फिर आपका। जो सर ने बहुत खूबसूरत बात कही कि क्या आप ये जज्बा आपके भीतर है, या आप हर चीज़ को सोचते हैं कि 10 चौके मारे हैं तो अब इंक्रीमेंट लग जाएगा, आज 6 छक्के मार दिए हमने तो बहुत अद्भुत काम हो गया, अब अपनी नौकरी भी पक्की हो गई, 15 साल अब क्रिकेट खेलेंगे भारतीय क्रिकेट टीम में या आईपीएल में। नहीं साहब, आपका पैशन है कि नहीं कुछ है? भी पर्याप्त नहीं होता तैयारी के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक और जो बड़ी अहम चीज़ मैं देखता हूँ सर इसमें, कि एक तो क्रेडुलस अप्रोच होता है कि आदमी ये मानता है कि यही तरीका है तैयारी करने जी का। ये जो जुनून है, ये जुनून क्या आपको लगता है कि एक बार आपने तय कर लिया कि मैं परीक्षा दूंगा, आए आप यही सोच के हैं रुतबा चाहिए, बंगला चाहिए, 4 इमली में बंगला मिल जाएगा, या जी रायपुर की बात करें तो शंकर नगर में मिल जाएगा, लेकिन आने के बाद जब सपने और यथार्थ के बीच टक्कर होती है और सच्चाई समझ में आती है, तो क्या आपको लगता है कि आने के बाद अगर गलत थॉट के साथ आप आए हैं तब भी जुनून डेवलप किया जा सकता है? मुश्किल सवाल है। मैं कहूँगा कि लोग जब जी सिविल सेवा में आ जाते हैं उसके बाद मैं ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, 10-12 साल में मैंने बहुत सफल लोगों को और सर्विस में काम करते हुए देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई बार गलत रीज़न से आते हैं, पर तैयारी करते हुए उनमें वो जुनून डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो विषय बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, दुनिया के बारे में जानना। कई बार ट्रेनिंग, मसूरी की ट्रेनिंग उनको जुनून डेवलप करा देती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सर्विस में आकर के भी उतना जुनून या उतनी चीज़ें उनमें डेवलप नहीं होती, इसलिए वो नौकरी की तरह नौकरी करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से 300-400 IAS ऑफिसर्स होंगे, जिसमें से हम मुश्किल से 4 लोगों के नाम जानते हैं। और हर सरकार में सरकारें बदलें, चीज़ें बदलें, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी वही दिखाई देते हैं। जी तो मैं कहूँगा कि, और एक चीज़ और है सर, कि सिविल सर्विसेज नौकरी नहीं है, ये ज़िंदगी है, क्योंकि ये 24 घंटे की नौकरी है। और एक बार आप 25-30 साल की उम्र में जब भी आप सिविल सर्विसेज में आए, आपको अपने रिटायरमेंट तक सिविल सर्विसेज में रहना है और 24 घंटे नौकरी करना है। तो इसके अलावा आपकी और कोई लाइफ होती नहीं है। तो आप नौकरी अगर बिना काम की ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर भी आप घर पे अपनी पर्सनल लाइफ के साथ उसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ बैलेंसिंग है ही नहीं है, यहाँ 24 घंटे आप नौकरी में होते हैं। तो सिविल सर्विसेज को एज अ कैरियर, एज अ नौकरी मत चुनिए, ये ज़िंदगी है। अगर आपको इस ज़िंदगी में, इस नौकरी की लाइबिलिटीज़ में, इस नौकरी के मज़े में अगर आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको अगर ये नौकरी मज़ेदार नहीं लग रही है, तो मत आइए इसमें। ये आप IAS बन भी सकते हैं, पर आप खुश नहीं रहेंगे IAS बन करके, और आप उस पोस्ट के साथ जस्टिस नहीं करेंगे। तो अगर आप इमेजिन कर पाते हैं अगले 30-40 साल ये काम करते हो और आपको मज़ा आएगा, तो आना चाहिए। मैं वही कहूँगा कि जिन्हें सर्विस में आके मज़ा आएगा, ये वही लोग हैं जिन्हें तैयारी में भी मज़ा आता है। तो अगर आपको तैयारी के दिन ही आपको समझ में आया, 4 दिन आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपको काम लग रहा है, आप छोड़ दीजिए। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो IAS से बेहतर है। ये भी बड़ी अच्छी आपने बात कही, बिल्कुल ठीक बात है कि आपको ये तो तय करना ही पड़ेगा कि आप बने किसके लिए, नहीं तो फिर बड़ी कठिनाई हो जाती है। और जैसा एक कोटेशन कहती है कि अगर आपको ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपनी पसंद का काम चुनना है, चाहे वो अखिल भारतीय सेवा हो, क्रिकेट हो, जर्नलिज्म हो, मेडिकल हो, सेना हो, जहाँ भी हैं। इसीलिए आप उन लोगों को बहुत खुश देखते हैं कई प्रोफेशन में, और कई लोग उसी प्रोफेशन में, मैं हर प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि कई जगह आपको कई पत्रकार उदास मिलेंगे, कई जगह माफ़ कीजिएगा कुछ चिकित्सक आपको उदास मिल सकते हैं, कुछ जगह आपको पुलिस में कुछ लोग उदास मिल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गलत चयन हो गया उनका, यहाँ तो एंडलेस है, यह तो मैं इसके लिए बना ही नहीं था। तो इससे उबरने का एक ही तरीका है कि चमकती आँखें हों, तो उसके लिए प्यार करिए, मोहब्बत करिए। कंक्लूड करूँगा सर इस सवाल से, टीचर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही जी, साथी और एनवायरनमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है इसके लिए? मैं कहूँ अगर सीधे शब्दों में, तो कोचिंग और उसके आसपास का माहौल कितना ज़रूरी होता है सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, मैं कहूँगा शायद बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप कितना भी आप में जोश क्यों ना हो, कितना जुनून क्यों ना हो, कई बार बहुत लंबा प्रोसेस है। 1 साल तैयारी, 1 साल एग्ज़ाम का प्रोसेस, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 साल, अदरवाइज़ 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं।
कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रह पाता। जी। मोटिवेट हमें करता है कंपटीशन। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से ज़्यादा पढ़ते हुए देखते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। एक मोटिवेशन के लिए हमारे पास माहौल होना चाहिए। दूसरा, हम सब स्वभाव से आलसी होते हैं, हम सब आराम पसंद होते हैं। हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जो हमें मजबूर करे कि हम अपने दिन के 24 घंटे का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, और वो कोई एक इकोसिस्टम ही करा सकता है जो आपके दिन भर आपको व्यस्त रखे, आपको काम दे, उसे मॉनिटर करे। तो डेफिनेटली एक आपका बेस्ट आपसे निकालने के लिए, आपकी आदतें बदलने के लिए, आपको मोटिवेट रखने के लिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि एक जगह जब 50 लोग 100 लोग कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपको 50 नई तरह चीज़ें सीखने को मिलती हैं। नॉर्मली जब आप दिल्ली या किसी बड़े कोचिंग एनवायरनमेंट में जाते हैं तो लाखों लोग एक ही काम कर रहे हैं, हज़ारों टीचर्स एक ही काम कर रहे हैं, तो उनके पास नए नए ट्रिक्स होते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं जो उनके रिसर्च से, उनकी मेहनत से सामने आती हैं, और उसका फ़ायदा लेने में कोई बुराई नहीं है। और मैं कहूँगा कि सिलेक्शन का एक ही तरीका है, आप जो अधिकतम चीज़ें कर सकते हैं आप करके देखिए, क्योंकि आपने 1.1% भी गुंजाइश छोड़ दी तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और यही वजह है कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन देश का वो एक इंजीनियरिंग और तकनीकी और मेडिकल परीक्षाओं का एक बड़ा हब है देश में। आप भी दिमाग पे ज़रा सा जोर डालेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन वहाँ के नीरस और बोरिंग वातावरण की वजह से कई छात्र छात्राएं जिस तरह से उदासी के एक गहरे कोहरे में डूब जाते हैं, उसकी भी बहुत सारी करुणा से भरी सच्ची कहानियाँ हमने सुनी हैं। और इसका अर्थ ये है कि या तो उन्होंने गलती की, या उनके पेरेंट्स ने गलती की, या कुछ उन्होंने ही फैसिनेट होकर कुछ गलत डिसीजंस लिए। तो ईश्वर के लिए ये मत करिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और ये IAS बनने पर और खूबसूरत हो जाएगी, या राज्य प्रशासनिक सेवा में आने के बाद और सुंदर हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं है। ज़िंदगी तभी सुंदर है जब आप और हम खुश हैं, और जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम कील ही क्यों ना ठोक रहे हों, फर्नीचर ही क्यों ना तैयार कर रहे हों, लेकिन अगर हमारी प्रसन्नता है तो तय मानिए ये बहुत अद्भुत काम है। तो जुट जाइए, जैसा सर ने कहा, हमें बहुत सुंदर बात इन्होंने कही है। सर, आपका मार्गदर्शन हम आगे भी इसी तरह लेते रहेंगे, और आपकी जो प्रैक्टिकल और सच्ची बातें हैं वो कमाल की हैं। जाने के पहले आपको एक युवा, जिन्होंने अभी अभी हाल ही में, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अखिल भारतीय सेवा को क्लियर किया है, छत्तीसगढ़ से हैं ये, नाम आप खुद ही देखेंगे तो समझ जाएंगे। कुछ इनकी टिप्स हम आपको देते हैं अपने इस क्रम में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एक्सपर्ट को तो सुना ही, लेकिन अब जो अखिल भारतीय सेवा में सफल हुए उनका भी नज़रिया सुन लीजिए कि उनकी टिप्स क्या हैं। मेरे इंटरव्यू में काफ़ी ही लो मार्क्स थे, फिर भी मुझे सर्विस अलॉट हुई क्योंकि मेरे मेंस में बहुत ही हाई मार्क्स थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है तो अपने मेंस को अपना स्ट्रेंथ बनाइए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया। अगले एपिसोड में और कुछ उन चीज़ों के साथ जो आपको अर्जुन बनाने में और लक्ष्य की तरफ निशाना साधने में मददगार होंगी। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।